सो हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है वो है नेशनलिज्म इन इंडिया। ओके, हमने नेशनलिज्म इन यूरोप में देखा कि किस तरह अलग अलग जो नेशनैलिटीज़ थी उन लोगों ने कितना फाइट किया कि वो एक यूनाइटेड नेशन बन सके। ओके, एक कंबाइंड नेशन बन सके फ्रॉम ऑल द वेरियस प्रिंसिपैलिटीज़ जो जहाँ पर भी लैंग्वेज वगैरह थी उसके बेसिस पे। नेशनलिज्म इन इंडिया में जो नेशन मेकिंग है डिफरेंट प्रोसेस है। इसमें हम देखते हैं कि जो नेशन मेकिंग है इसमें हमें यूनाइटेड नहीं होना पड़ा कहीं और से। हमें अपने ऊपर जो फॉरेन ताकतें थी, जो फॉरेन पावर्स थी, उसको हमने हटाना पड़ा हमने अपने ऊपर से। एंड एज अ रिजल्ट वी फाइंड कि हम नेशन मेकिंग में कामयाब हुए बिकॉज वी ड्रोव आउट दोज पावर्स जो हमारे ऊपर थी। तो इंडिया के केस में वी फाइंड कि जो ब्रिटिश पावर थी, जिन लोगों ने इंडिया को कॉलोनाइज किया हुआ था कितने सालों से, तो इसको हटाना दैट वाज नेशनलिज्म फॉर इंडिया। तो इस प्रोसेस में जस्ट लाइक इंडिया और भी बहुत सारे एशिया के नेशंस थे जो ब्रिटिश कलोनियलिज्म के अंडर थे और उन लोगों ने भी तब आज़ादी हासिल की है। तो इन द वेरी सिमिलर पैटर्न इंडिया की जो नेशनलिज्म है बेसिकली इट इज़ अ फाइट अगेंस्ट कॉलोनाइजेशन। ओके, और कॉलोनाइजेशन अगर मैं बात करूं तो कॉलोनाइजेशन है क्या एग्जैक्टली? जहां जहां ब्रिटिशर्स कुछ कैप्चर करते थे वहां पर अपने सर्टन ऑफिसर्स एक गवर्नमेंट सिस्टम छोड़कर आते थे एंड एक सेटलमेंट बनाते थे, उसको कॉलोनी कहा जाता था एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कॉलोनाइजेशन। ये ब्रीफ आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है लेकिन ब्रीफली समझाने के लिए है कि कॉलोनाइजेशन होता क्या एग्जैक्टली। सो इन केस ऑफ इंडिया हमारी जो फाइट थी दैट फाइट वाज टू ड्राइव आउट द ब्रिटिशर्स आउट ऑफ कंट्री। हमें अंग्रेजों को अपने देश से बाहर निकालना था। हमारी जो नेशन मेकिंग प्रोसेस है वो ये चीज़ है। तो नेशनलिज्म इन इंडिया एक चैप्टर है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के लिए बिकॉज मैप भी इसी से आने वाला है। तो 6-7 प्लेसेस हैं और 3-4 इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस हैं। तो 9 प्लेसेस हैं जो हमने करने हैं मैप में, उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। पहले हम चैप्टर की कंसेप्ट बिल्डिंग करने की कोशिश करते हैं। तो चैप्टर आपका स्टार्ट होता है वेयर दे मेंशन अबाउट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ओके, एंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में दे टॉक अबाउट कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जिसके साथ भारत का डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं था, लेकिन क्योंकि भारत एक ब्रिटिश कॉलोनी थी इसीलिए भारत को इन्वॉल्व करा गया। Otherwise, India had no real take in the First World War because that First World War was between the German camp and the Allied forces, जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस, रशियन फोर्सेस थी एंड उनका जर्मन ग्रुप के साथ, ठीक है, उनके साथ सीधा मुकाबला था। तो इंडिया वॉज इन नो वे इन्वॉल्व इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, लेकिन क्योंकि ब्रिटिश कॉलोनी थी इंडिया इसीलिए इंडिया को इन्वॉल्व होना पड़ा एंड दैट वाज अ बिग लॉस फॉर इंडिया बिकॉज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंडिया ने बहुत सारी हार्डशिप्स सफ़र की हैं, वो हमने यहाँ पर सम अप की हैं। इफेक्ट्स ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और हार्डशिप सफर बाय इंडियंस। भारत ने क्या क्या मुश्किलें बर्दाश्त की हैं बिकॉज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1। ओके, एंड इसमें वी फाइंड कि सबसे पहले है कि जितना भी खर्चा अंग्रेजों का हो रहा था वहाँ पर वर्ल्ड वॉर में उसका सारा बिल इंडिया को डालने की कोशिश की इन लोगों ने, क्योंकि ब्रिटिश कॉलोनी थी तो यहीं से जितना हो सकता है आप पैसा निकालो। एज अ रिजल्ट भारत के ऊपर कई तरह के नए टैक्सेस लगा गए जिसमें फर्स्ट टाइम इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस करा गया, ठीक है, एंड कस्टम ड्यूटीज लगाई कि बाहर से जो सामान आता है जो जाता है उसके ऊपर एक टैक्स लगता है, उसको हम कस्टम ड्यूटी कहते हैं, वो सब बढ़ा दिया गया और साथ में इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस करा गया। और इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस करने की वजह से वी फाइंड कि अंग्रेजों के पास बहुत बड़ा एक रेवेन्यू इकट्ठा हो गया, पैसा इकट्ठा हो गया, जिससे वो लोग अपने वर्ल्ड वॉर को फाइनेंस कर सकते थे। ओके, सेकेंड इज प्राइस राइज। ये तो एक गारंटीड फैक्ट है, जब भी वॉर होगा जहां भी होगा वहां पर प्राइस राइज तो होगी होगी। जो जरूरी सामान है, जो खाने पीने का सामान है और भी ऐसे जरूरी सामान है, उन सब का प्राइस बढ़ जाता है बिकॉज मार्केट में एक शॉर्टेज आ जाती है। बिकॉज वॉर के जो सारे रिसोर्सेज हैं, वॉर के टाइम पे रिसोर्सेज जो होते हैं देश के, वो सारे वॉर को डाइवर्ट कर दिए जाते हैं और जब वॉर को डाइवर्ट कर दिए जाते हैं तो देश के अंदर एक शॉर्टेज आ जाती है और उस शॉर्टेज की वजह से प्राइस राइज होता है। तो प्राइस राइज वॉज अनदर प्रॉब्लम जिससे इंडियंस को बहुत नुकसान हुआ। फोर्स रिक्रूटमेंट। फोर्स रिक्रूटमेंट का मतलब है लड़कों की मर्जी के बगैर उनको जबरदस्ती पकड़ पकड़ के फौज में भर्ती करना और उनको ऑल द वे यहाँ से यूरोप लेकर जाना और वहां पर वर्ल्ड वॉर में लड़वाना। कहा जाता है फिगर्स के हिसाब से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मोर देन 70,006 सोल्जर्स डाइड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जबकि हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के साथ कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं था डायरेक्ट, लेकिन इंडियंस को वहां पर लेकर जाया गया। तो ये फोर्स रिक्रूटमेंट से इंडियन बहुत नाराज थे कि हमें हमारी मर्जी के खिलाफ फौज में क्यों भर्ती किया जा रहा है, और वो भी लेकर जाया जा रहा है अपने देश के लिए लड़ने के लिए नहीं, अंग्रेजों के लिए लड़ने के लिए, वो भी सात समुद्र पर। देन है क्रॉप फेलियर एंड फैमिन लाइक सिचुएशन। उस वक्त क्रॉप फेलियर भी हुआ इंडिया में एंड अंग्रेजों ने कोई भारतीयों की हेल्प करने की कोई कोशिश नहीं की, तो इसीलिए फूड की शॉर्टेज आ गई, बहुत सारे लोग मारे गए इसमें और गिनती बहुत बड़ी है जो लोग फैमिन की वजह से, खाने की कमी की वजह से मारे गए।
देन इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, ये इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक बच्चों वही वाला इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक है जो हम लोग जब कोरोना पीरियड में बात की जा रही थी कि आज से 100 साल पहले भी इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक ये आया था और उसका नाम था स्पेनिश फ्लू। और ये बात कोई 100 साल पुरानी है। कहते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जब सोल्जर्स लड़ रहे थे तो कहीं ना कहीं जो लीडर्स थे उनको पता लग गया था कि ऐसा कोई वायरस चल पड़ा है जिससे बहुत सारे सोल्जर्स मर रहे हैं, लेकिन बात को लीक नहीं किया इन लोगों ने कि अगर लीक कर देंगे तो सोल्जर्स का मोरल डाउन हो जाएगा, ये वॉर छोड़कर भाग जाएंगे। तो बात लीक नहीं हुई। तो जितने भी यूरोपियन नेशंस इन्वॉल्व थे वहाँ कहीं भी ये बात लीक नहीं हुई। स्पेन जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का हिस्सा नहीं था, वहाँ पर भी जब इस फ्लू ने अपना असर दिखाया, लोग मरना शुरू हो गए, तो उन लोगों ने पब्लिकली डिक्लेयर करना शुरू कर दिया कि एक फ्लू टाइप ऑफ प्रॉब्लम शुरू हो गई है। तो क्योंकि स्पेन ने फर्स्ट ऑफ ऑल पब्लिकली एक्सेप्ट किया कि फ्लू है, तो इस बीमारी का नाम स्पेनिश फ्लू तब से पड़ गया। अदरवाइज शुरू ये यूरोपियन नेशन में कहीं पर हुई थी, या कुछ रिपोर्ट्स कहती है कि ये यूएसए में शुरू हुई थी, बट प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन नहीं है बिकॉज क्योंकि खबर को दबाया गया था इसलिए नहीं पता था। और जो भी इंडियन सोल्जर्स फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद भारत वापस लौटे हैं, भले वो बॉम्बे में लौटे या मद्रास गए, तो उनके द्वारा ये बीमारी जो है भारत में लाई गई और सारे इंडिया में स्प्रेड हो गई। और अंग्रेज़ों ने कहीं भी लोगों की हेल्प करने की, कुछ भी करने की कोशिश नहीं की। और एज अ रिजल्ट अकॉर्डिंग टू सम फिगर्स बहुत बड़ी गिनती में लोग मारे गए थे उन दिनों। ठीक है, लगभग एक फिगर्स के हिसाब से 1 करोड़ से ज़्यादा लोग मारे गए थे बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंजा ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे 1920s के आसपास की। एंड रिपोर्ट कहती है कि फैमिन की वजह से और इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक की वजह से लगभग 12 से 13 मिलियन पीपल, लगभग 1.25 करोड़ के आसपास लोग जो हैं वो मारे गए थे। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से इंडियंस को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। और बच्चों ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बोर्ड में बहुत बार ये क्वेश्चन इसके ऊपर आता है, तो ये बहुत ही फोकस करने वाली चीज़ है। तो आपने किसी भी हालत में इन पॉइंट्स को मिस नहीं करना। तो मैं साइड में होकर इसीलिए रहता हूँ कि आप चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो पॉइंट वाइज इसको तैयार करा गया है। एंड हम देखते हैं कि जब ये मुश्किलें चल रही थी, वर्ल्ड वॉर चल रहा था, वर्ल्ड वॉर जो 1 है उसका पीरियड 1914 टू 1918 है। और उन्हीं टाइम के दौरान गांधी जी वापस इंडिया आए थे 1915 में फ्रॉम साउथ अफ्रीका। ये भी आपका एमसीक्यू के लिए क्वेश्चन बन सकता है कि ईयर ऑफ गांधी कमिंग टू इंडिया एंड द प्लेस फ्रॉम वेयर ही केम बैक टू इंडिया। सो ये उस पीरियड में गांधी जी वापस आए थे। उससे पहले गांधी जी हिमसेल्फ वाज इन साउथ अफ्रीका वेयर ही वाज प्रैक्टिसिंग लॉ, एंड वहाँ पर वो बात हुई थी जो बहुत जनों ने सुनी है, जहाँ पर वो ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे और एक वाइट कपल ने शिकायत की कि एक ब्राउन बंदा हमारे साथ हमारे कैबिन में कैसे सफ़र कर सकता है। तो टिकट चेकर को टिकट दिखाने के बावजूद भी टिकट चेकर ने गांधी जी की बात नहीं सुनी और उनको अगले ही स्टेशन पे पुलिस को बुला के रेलवे स्टेशन पे उतार दिया गया। क्या एक तरह से ही वॉज पुश्ड ऑन द प्लेटफॉर्म। और तब जब वो गिरे हैं तो फिर उनको लगा कि मेरा इस तरह गोरों की तरह सूट बूट डालकर घूमना, हैट लेना, टाई लगाना, स्टिक रखना, इंग्लिश वे ऑफ लाइफ को हेल करना, उसका फ़ायदा क्या है जबकि करोड़ों लोग जो मेरे देश में हैं उनको अंग्रेज़ जो हैं कीड़े मकोड़ों के बराबर समझते हैं, वो गुलामी में है, तो मेरी आज़ादी किसी काम की नहीं। तो उनके अंदर एक नई अवेकनिंग आई। तो पहला काम उन्होंने ये किया कि जो साउथ अफ्रीका में ब्राउन एंड ब्लैक पीपल थे उनकी हेल्प करनी शुरू की। और ही अर्न द नेम ऑफ महात्मा बिकॉज ऑफ हिज वर्क अगेंस्ट अपार्थाइड, वो जो रेशियलिज्म के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी थी। एंड 1915 में फिर वो भारत लौटे बिकॉज ही वांटेड टू वर्क फॉर द इंडियंस। तो बाय द टाइम ही रीच्ड इंडिया ही वाज ऑलरेडी वेरी मच पॉपुलर एंड ही रीच्ड इंडिया एंड ही स्टार्टेड हिज जर्नी। एंड द मेथड दैट ही डिवाइज इन साउथ अफ्रीका, जिसको बाद में भारत में भी प्रैक्टिस किया गया, वो था द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, सत्य की राह पे चलना। उसके कुछ उसूल थे, उसके कुछ सेलिएंट फीचर्स थे जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं। दे से दैट सत्याग्रह का मतलब है द पावर ऑफ ट्रूथ एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ। एंड ही सेज दैट इफ द कॉज इज ट्रू, अगर आपकी लड़ाई सच के लिए है, एंड इफ द फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस, अगर अन्याय के खिलाफ लड़ाई है, देन फिजिकल फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड, फिर शारीरिक ताकत या वायलेंस की जरूरत नहीं है। अपने जो ऑपरेसर है, जो तुम पे अत्याचार कर रहे हैं, उसको दबाने के लिए आपको वायलेंस की यूज करने की, ताकत का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको श्योर है कि आपका कॉज सच्चा है और आप अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हो, बिकॉज इन द लॉन्ग रन आप ही की जीत होने वाली है। नॉन वायलेंस को मेन फीचर था सत्याग्रह का, ये मेन स्टे था सत्याग्रह का, और सत्याग्रह में नॉन वायलेंस पे बहुत फोकस किया गया और उसको प्रैक्टिस भी किया गया। देन कहते हैं कि सत्याग्रह में अपीलिंग टू द कॉन्शियस ऑफ द ऑपरेसर, जो ऑपरेसर है, जो आप पे अत्याचार कर रहा है, उसकी अंतरात्मा पर अपील करो, ना कि उसको डराओ धमकाओ। अगर आप उसको समझाने में कामयाब हो गए
तो he will that person that oppressor won't repeat that thing again। अगर आप उसको समझाने में काम है, बिकॉज अगर आपने उसको डराया धमकाया और फिर मनवाया तो वो तब तक ही मान कर रहेगा जब तक आपका डर है उसको। जब आपका डर हट जाएगा वो फिर से अपनी पुरानी हरकतों में उतर आएगा। लेकिन अगर आप उसको समझाने में कामयाब हो गए तो वो बंदा दोबारा वो बात रिपीट नहीं करेगा। तो दिस इज द अपीलिंग टू द कॉन्शियस ऑफ द ऑपरेसर। ठीक है, जो आप पे अत्याचार कर रहा है उसकी अंतरात्मा, उसकी इनर सेल्फ को अपील करने की जरूरत है, समझाने की जरूरत है। ही शुड बी परसुएडेड टू सी द ट्रूथ इंस्टेड ऑफ फोर्स टू एक्सेप्ट द ट्रूथ। उसको मार पीट के फोर्स टू एक्सेप्ट द ट्रूथ की जगह उसको परसुएड करना, मनाना है कि सच वो खुद देखे और खुद फैसला करे कि क्या वो गलत कर रहा है। अगर गलत कर रहा है तो वो फिर वो ना करे। एंड कहते हैं कि ट्रुथ वॉज अल्टीमेटली बाउंड टू ट्रायम्फ, कि अगर आप ये करने में कामयाब हो जाते हो तो सत्य की जीत हो जाती है। ट्रुथ वॉज अल्टीमेटली बाउंड टू ट्रायम्फ मतलब उसकी जीत होगी। तो ये सत्याग्रह के मेन फीचर्स थे और गांधी जी को बहुत विश्वास था कि जो सत्याग्रह है ये उनको जीत दिला सकता है। तो गांधी जी का बहुत इमेंस कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स नेशन बिल्डिंग एंड नेशनलिज्म। हालांकि इसके साथ बहुत सारे और भी फ्रीडम फाइटर्स हैं, सबका मिला जुला असर है, तभी भारत को आज़ादी मिली है। इसमें भगत सिंह का रोल है, सुभाष चंद्र बोस जी का रोल है, जवाहरलाल नेहरू का रोल है, इसमें गोपाल कृष्ण गोखले का, राम प्रसाद बिस्मिल का, बहुत सबका मिला जुला रोल है। और उसके बाद जाकर देश को आज़ादी मिली। बस गांधी जी का मेथड जो है वो जनता में काफ़ी पसंद कर लिया गया। वो मेथड क्या था? मेथड ऑफ मास एक्शन, मतलब बहुत सारे लोगों को अपने साथ लेकर चलना। क्योंकि हर एक बंदा इतना करेजियस नहीं था कि वो हथियार उठा ले, किसी को मार दे। आम आदमी में इतनी ताकत कहाँ होती है, लोग डरते हैं, लोगों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। लेकिन गांधी जी का मेथड था लोगों को अपने साथ लेकर चलना, वायलेंस नहीं करना, ठीक है, और समझाने की कोशिश करना। तो आम आदमी के लिए पॉसिबल था थोड़ा सा कि वो इसको फॉलो कर ले। एंड एज अ रिजल्ट बहुत सारे लोग गांधी जी के साथ चल पड़े और एज अ रिजल्ट गांधी जी के जो मेथड्स हैं वो कहीं ना कहीं कामयाब होने शुरू हो गए बिकॉज ऑफ इस मास एजिटेशन, मतलब बहुत बड़े स्केल पे लोगों को अपने साथ में लेकर चलना और स्ट्रगल करना। और गांधी जी यहीं पर बताते हैं अबाउट सत्याग्रह कि सत्याग्रह जो है वो कमजोरों का हथियार नहीं है, इट्स अ एक्टिव फोर्स। ये बॉक्स में लिखा हुआ है इसी पेज पे। ओके, दैट सत्याग्रह इज द वेपन ऑफ द ब्रेव। वो एक्टिव फोर्स है, पैसिव फोर्स नहीं है। कि बहुत आसान है किसी को मारना, वायलेंस, लेकिन रिसीव करना, सत्य के लिए मार खाना और अपने ग्राउंड्स पे खड़े रहना और भागना नहीं और खाने के लिए रेडी होना, इसके लिए मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए। क्योंकि आपने मारा, मारने के लिए मेंटल स्ट्रेंथ नहीं चाहिए, आपने मारा और हट गए, लेकिन आप प्रिपेयर्ड है कि मुझे कोई मारने वाला है और मैंने भागना नहीं है, इसके लिए बहुत मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए। तो गांधी जी का जो सत्याग्रह था वो एक एक्टिव फोर्स था, वो वेपन ऑफ द ब्रेव था, ना कि वेपन ऑफ द कावर्ड। मतलब बुजदिलों का या कमजोर लोगों का हथियार नहीं था, वो ताकतवर लोगों का हथियार था। और फिर गांधी जी को जो उनके पॉलिटिकल मेंटर थे गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने कहा कि अगर भारत के लिए काम करना है तो जाके पहले भारत देखो, भारतीयों से मिलो। तो फिर गांधी जी ने थ्रू आउट इंडिया सफर किया एंड ही मेट मेनी पीपल। इसमें ही वेंट टू चंपारण, ओके, ही वेंट टू चंपारण, he went to खेड़ा, he went to अहमदाबाद। एंड इनकी डेट्स भी मेंशन है, ओके, 1917 18 16 17 18। तो यू विल फाइंड कि यहाँ पर चंपारण में उन्होंने चंपारण बिहार में है, वहाँ पर किसानों की सपोर्ट की, उनको उनकी मर्जी के खिलाफ अपने खेतों में इंडिगो मतलब नील की खेती करने के लिए कहा जाता था। और किसान चाहते थे कि हम फूड क्रॉप्स भी ग्रो करें बिकॉज फैमिली का पेट पालना है, लेकिन अंग्रेज उनको अलाउ नहीं करते थे। तो इन लोगों ने फिर प्रोटेस्ट किया, गांधी जी से मिले, गांधी जी पे बहुत भरोसा था इनको। एंड गांधी जी ने जब मिलकर ये सत्याग्रह किया है चंपारण में तो, और वो कामयाब हुए हैं, इससे गांधी जी की पॉपुलैरिटी ऑल ओवर इंडिया बहुत बढ़ गई और गांधी जी से वो गांधी बाबा बन गए। ओके, महात्मा गांधी, गांधी बाबा, ही बिकेम इमेंसली पॉपुलर। लोग उनको कई बार मैजिशियन भी समझना शुरू हो गए थे। उनको ये भी लगना शुरू हो गया था गांधी जी आएंगे तो अंग्रेज यहाँ से भाग जाएंगे। लोग अपनी शिकायतें ले लेकर गांधी जी के पास पहुंचते थे। उसके बाद खेड़ा में हेल्प की किसानों की, अहमदाबाद में कॉटन मिल वर्कर्स की हेल्प की। और इन तीनों एक्सपेडिशंस की वजह से वो इमेंसली इमेंसली पॉपुलर हो गए एज द लीडर ऑफ द पीपल। जनता का नेता बन गए वो। एंड लोगों को उनके ऊपर बहुत बहुत भरोसा होना शुरू हो गया और उनकी पॉपुलैरिटी जो है बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ गई। एंड इसके बाद ये जो टॉपिक है आपके बुक में, ओके, तो ये इमेंसली पॉपुलर टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो आप लोग इसको देखिए और अपनी बुक के साथ साथ पढ़िए भी, सो दैट यू कैन गेट अ बेटर ग्रास्प ऑन द चैप्टर।
अगला टॉपिक हमारा है वो है राउलेट एक्ट। राउलेट एक्ट को ब्लैक एक्ट भी कहा जाता है, और जो इसको फॉर्म किया था जिन्होंने, उनका नाम था सर सिडनी राउलेट, और उन्होंने इसको फॉर्म किया। एंड ये एक्ट एक्ट नहीं था, समथिंग भारतीयों के ऊपर इलीगल थोपा जा रहा था। एक्ट की प्रॉब्लम क्या थी? एक्ट की प्रॉब्लम थी कि इसको प्योरली लॉन्च किया गया था तो रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज, मतलब भारतीयों को दबाने के लिए, इसलिए इसको लॉन्च किया गया था कि भारतीयों को दबा के रखा जाए। देन डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। इसमें था कि जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको उनकी मर्जी के खिलाफ 2 साल के लिए जेल में रखा जाए बगैर किसी केस को चलाए। नॉर्मली जो अरेस्ट प्रोसीजर्स में ये होता है कि आप किसी को अरेस्ट करते हैं तो उसको आपको अगले 24 घंटे के अंदर अंदर जज के सामने पेश करना होता है, जो वो डिसाइड करते हैं कि इसको पुलिस कस्टडी देनी है या जेल में भेजना है, जुडिशियल कस्टडी देनी है। यहाँ पर लिखा है डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। 2 साल के लिए उनको जेल में डाला जाएगा, कोई केस भी नहीं चला जाएगा, और इसको लीगल माना जाता। तो ये एक डिवाइस किया गया था प्लान कि जो भारत के पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको उठाकर जेल में डाल दिया जाए 2 साल के लिए। अगर वो एब्सेंट रहते हैं मूवमेंट से तो मूवमेंट ठंडी पड़ जाएगी, तो इस वजह से उनको ऐसा किया गया था। तो भारतीयों को था कि इससे तो ये लोग गलत इस्तेमाल करेंगे इस लॉ का और किसी को भी पकड़ के जेल में डाल देंगे, तो इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। एंड दिस वाज हरिडली पास्ड थ्रू द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल डिस्पाइट ऑपोजिशन ऑफ बाय इंडियन मेंबर्स। तो जो इंडियन मेंबर्स लेजिस्लेटिव काउंसिल में इलेक्ट होकर पहुंचे हुए थे, तो जब उसमें डिस्कस किया गया तो उनको किसी ने पूछा भी नहीं, उनको वोट करने का मौका भी नहीं मिला, हरिडली पास किया, कोई इसके ऊपर डिबेट नहीं की, कोई बहस नहीं की, और झट से सबने पास कर दिया इसको। तो इंडियंस ने बहुत अपोज किया कि ये भारत के साथ गलत हो रहा है, ये काला कानून है, दिस इज अ ब्लैक एक्ट, ये भारतीयों को सिर्फ पनिशमेंट देने के लिए बनाया गया है। एंड वो इससे प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो इसके कॉन्सिक्वेंस में हिंदुस्तानियों ने कहा कि हम इसका विरोध करते हैं। सबसे पहले गांधी जी ने कहा इमीडिएट कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, उन्होंने कहा हम हड़ताल अनाउंस कर रहे हैं बाय गांधी जी ऑन 6 अप्रैल। हड़ताल अनाउंस बाय गांधी जी ऑन 6 अप्रैल, सबसे पहला काम ये करेंगे। दूसरा काम, रैलीज ऑर्गेनाइज की गई, स्ट्राइक की गई, रेलवे वर्कशॉप में काम बंद कर दिया गया, रेलवेज बंद, शॉप्स को क्लोज डाउन कर दिया गया, सब कुछ बंद। ये राउलेट सत्याग्रह था। अंग्रेजों को लगा अगर ट्रेन बंद हो गई, टेलीग्राफ सिस्टम बंद हो गया तो हमारा तो कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाएगा, हमें इन लोगों को हटाना पड़ेगा। तो अंग्रेजों ने भारतीयों के ऊपर अत्याचार करना शुरू कर दिया, जिसमें लोकल लीडर्स पिक्ड अप बाय ब्रिटिश इन अमृतसर में डॉक्टर सत्यपाल, सैफुद्दीन किचलू जी, इनको अरेस्ट कर लिया गया और सीधा जेल में डाल दिया गया अंडर राउलेट एक्ट। गांधी जी को बार कर दिया गया, गांधी जी बार्ड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली, कि दिल्ली में नहीं घुस सकते, ये लोगों से बात नहीं कर सकते। फिर अमृतसर में लोग पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके ऊपर पुलिस ने फायर कर दिया, और बदले में लोगों ने गुस्से में आकर बैंक्स, पोस्ट ऑफिस, सबके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। और ऐसे ही माहौल में जनरल डायर को कमांड दे दी गई, ठीक है, ब्रिगेडियर जनरल डायर को, कि वो अपनी कमांड लें और अमृतसर को कंट्रोल में लेकर आए। एंड ही वॉज अ पर्सन हु वॉज इमेंसली हेटिंग द इंडियंस, ही हैड ट्रेमेंडस हेट्रेड, बहुत नफरत करते थे भारतीयों से। तो तब जो सबसे सीरियस कॉन्सिक्वेंस हुआ वो है जलियांवाला बाग इंसिडेंट। तो मैं जलियांवाला बाग इंसिडेंट को डिस्कस करने से पहले आपको चाहूंगा कि आप लोग इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप ले लो, यहाँ से शायद थोड़ा पढ़ा नहीं जा रहा, आप इसको एक्सपैंड करके देख सकते हो, तो प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। then I'm just rubbing this part, okay, effects of, okay, this one, जलियांवाला बाग इंसिडेंट। एंड जलियांवाला बाग इंसिडेंट क्या इंसिडेंट है एक्चुअली? जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ है 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल का मतलब है त्योहार वाला दिन, बैसाखी वाला दिन। बहुत सारे लोग आते हैं शहर, माथा टेकने आते हैं गुरुद्वारे में, ये एक रिवाज है। इंडिया भर में 13 अप्रैल को अलग अलग नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। असम में बिहू कहा जाता है, कहीं ओणम कहा जाता है। तो वी फाइंड कि बैसाखी का दिन, और उस दिन लोग गुरुद्वारे भी आ रहे थे, और इन लोगों ने ऑलरेडी मार्शल लॉ लगा दिया था, काइंड ऑफ कर्फ्यू लाइक सिचुएशन। और ऐसे माहौल में कुछ लोग इसको वायलेट करके अपने डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू जी के अरेस्ट होने की वजह से जलियांवाला बाग में ऑलरेडी एक रैली कर रहे थे, छोटी सी रैली थी। और बहुत सारे लोग गांव से भी आए थे शहर, जिनको मार्शल लॉ के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी। उन दिनों इंफॉर्मेशन नहीं फैलती थी, उन दिनों कोई टेलीविजन इंटरनेट तो था नहीं कि इंफॉर्मेशन फैल जाएगी अमृतसर में मार्शल लॉ है। वो आ गए और वो लोग थोड़े क्यूरियस थे क्या चल रहा है, वो लोग भी जाकर बैठ गए, तो भीड़ बढ़ गई। और जब जनरल डायर को ये खबर मिली तो वो गुस्से से पागल हो गए, उन्होंने कहा कि अब मैंने एक्शन लेना ही लेना। तो अगर आप जलियांवाला बाग देखो, अमृतसर के पास है, उसकी जो एंट्रेंस है हार्डली
5-6 फुट की एंट्रेंस है और वो सिंगल एंट्रेंस एग्जिट है। अब अगर आप जलियांवाला बाग जाते हो तो एक एक्स्ट्रा एग्जिट बना दिया गया है, लेकिन उन दिनों सिंगल एंट्रेंस एग्जिट होता था। तो इसके अंदर जनरल डायर अपने सोल्जर्स को लेकर गए हैं और वहाँ उन्होंने पोजीशन ले ली है। कहा जाता है कि जनरल डायर अंदर एक टैंक भी लेकर जाना चाहते थे, लेकिन एंट्रेंस इतनी नैरो थी कि वो अंदर टैंक लेकर नहीं जा सके। एज अ रिजल्ट जनरल डायर सोल्जर्स के साथ गए, पोजीशन बनाई। नॉर्मली जनता पे फायरिंग नहीं की जाती है, बहुत सारे पुलिस के पास मेथड होते हैं, पहले वाटर कैनन्स, फिर टीयर गैस, फिर जरूरत पड़े तो लाठी चार्ज, फिर हवा में फायर, फिर जाकर कहीं लोगों के ऊपर सोचते होंगे, वो भी विद ऑल परमिशंस। यहाँ पर जनरल डायर ने किसी से बात नहीं की, कोई वार्निंग भी नहीं दी लाउड स्पीकर पे कि डिस्पर्स हो जाओ, बस सीधा पोजीशन ली और लोगों पे फायरिंग करनी शुरू कर दी। और लोगों के लिए दौड़ने का कहीं छुपने की जगह नहीं थी, बिकॉज इट वॉज ऑल ओपन और चारों तरफ घर बने हुए थे, तो कोई वॉल फांद के जाने का स्कोप ही नहीं था। और इतनी गोलियां चलाई कि लोगों ने मजबूर होकर पास में एक बहुत बड़ा कुआं था उसमें भी छलांग लगाई, उसमें भी बहुत सारी डेथ हो गई, गोलियों से भी हो गई, और बहुत बड़े स्केल पे इन लोगों ने इंडियंस को मार डाला। और इसकी खबर मिलते ही सारे इंडिया में गुस्से की लहर फैल गई और बहुत सारे इंडियंस ने इसका विरोध किया, सड़कों पे विरोध किया, बिल्डिंग्स पे अटैक किया, और बदले में अंग्रेज़ों ने भारतीयों को बहुत मारा पीटा, चाबुक से मारा, उनकी इंसल्ट की, उनको ज़मीन पे नाक रगड़ने के लिए कहा गया, सलाम करने के लिए कहा गया गोरे साहबों को, और गांव को आग लगा दी गई। तो बहुत माहौल ख़राब हो गया, और ऐसे माहौल ख़राब होते ही गांधी जी ने रावलट सत्याग्रह जो लॉन्च किया था वो वापस ले लिया, एंड दैट वाज द एंड टू इट। तो ये है आपकी जलियांवाला बाग ट्रेजेडी और उससे जुड़े हुए कॉन्सिक्वेंसेस। एक छोटा सा इंसिडेंट और करेंगे उसके पहले कि हम वीडियो को ख़त्म करें, वो है खिलाफत इशू। ओके, जो आपकी बुक में ही है, एक बड़ा पैराग्राफ है खिलाफत इशू। एंड खिलाफत इशू, या कह लो आप खिलाफत मूवमेंट, जिसको फाउंड किया था मोहम्मद अली एंड शौकत अली, 2 ब्रदर्स, और भी लोग थे, ये मेन थे और भी थे। तो खिलाफत इशू है क्या एक्चुअली, था क्या? अगर हम टर्की की बात करते हैं तो टर्की एक कंट्री है, एंड टर्की जो है उसमें उस वक्त ओटोमन टर्क्स रूल किया करते थे। ये एक डायनेस्टी थी, एंड ये डायनेस्टी को, इस डायनेस्टी का जो रॉयल हेड था जो टर्की को रूल करता था, उसको दुनिया भर के मुसलमान अपना स्पिरिचुअल गुरु मानते थे। और वो ऐसा क्यों मानते थे? बिकॉज जो ओटोमन टर्क्स थे वो डिसेंडेंट्स थे प्रॉफिट मोहम्मद के, प्रॉफिट मोहम्मद। एंड जब प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ हुई है तो वो अपना कोई सक्सेसर प्लान करके नहीं गए, तो उनके दोस्त अबू बकर और उनके सन इन लॉ अली तालिब दोनों ही क्लेम करते थे कि हम प्रॉफिट मोहम्मद के सक्सेसर हैं। एंड दोनों ही कैंप्स में मन मुटाव था और लड़ाई भी हुई है। अबू बकर जो है फाइनली ही बिकेम द सक्सेसर ऑफ, अब फाइनली भी नहीं कहेंगे क्योंकि दोनों ही ग्रुप लगातार मानते रहे। अबू बकर के जो फॉलोअर हैं उनको हम सुन्नी मुस्लिम्स कहते हैं, अली के जो फॉलोअर्स हैं उनको हम शिया मुस्लिम्स कहते हैं। दोनों ही अपने आप को सक्सेसर मानते रहे हैं प्रॉफिट मोहम्मद, और आगे जाकर इन्हीं के डिसेंडेंट्स थे ओटोमन टर्क्स। एज अ रिजल्ट दुनिया भर के मुसलमान उनको अपना स्पिरिचुअल गुरु मानते थे। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में टर्की ने जर्मन की साइड ली और जर्मनी हार गया, तो इसीलिए टर्की को टेक ओवर कर लिया ब्रिटिश फोर्सेस ने, अलाइड फोर्सेस ने, और उनको गद्दी से हटा दिया, उनकी पावर्स छीन ली टर्की के रॉयल हेड की। तो दुनिया भर के मुसलमान को ये बड़ा इंसल्टिंग लगा कि हमारा जो स्पिरिचुअल गुरु है उसकी इन लोगों ने पावर्स वापस ली हैं, और वो इंडिया में प्रोटेस्ट करने लगे। बाहर दुनिया भर में किया, और इंडिया में जो प्रोटेस्ट की वो खिलाफत मूवमेंट थी। इसमें इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि हमारे जो रिलीजियस हेड हैं, हमारे जो स्पिरिचुअल हेड हैं, उनकी गद्दी और पावर उनको वापस दी जाए, उनकी रिलीजियस पावर्स उनको वापस की जाए। और इसके खिलाफ इन लोगों ने प्रोटेस्ट मूवमेंट लॉन्च किया। जब गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च करना था तब इनको एक दिक्कत आ रही थी कि सफिशिएंट सपोर्ट कैसे मिले, क्योंकि मुस्लिम्स 1906 में जब से मुस्लिम लीग बन गई थी थोड़े से उस तरफ झुक गए थे, तो दरार आ गई थी हिंदूज एंड मुस्लिम्स में, या मुस्लिम्स एंड बाकी रेस्ट ऑफ द इंडियंस में। तो उनको साथ में लेना जरूरी था, बिकॉज एक ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट चाहिए थी। तो गांधी जी ने इनको अप्रोच किया, मोहम्मद अली शौकत अली को, और इनके साथ डील हुई कि नॉन कॉपरेशन वाले खिलाफत को सपोर्ट करेंगे, खिलाफत वाले नॉन कॉपरेशन को सपोर्ट करेंगे, ताकि एक बड़ी मूवमेंट बन जाए। एंड इट बिकेम नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट, जो यहाँ तक हमारी बन जाती है। तो ये है आपका खिलाफत इशू, जो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
इसके अलावा हम छोटा सा और डिस्कस करेंगे, वो क्या है, हम इसको भी अब रब करने लगे हैं, इससे हमें थोड़ा सा और स्पेस मिल जाएगा। यस, सो हमारा अगला टॉपिक जो है वो आज के लिए लास्ट होगा, एंड वो है नॉन कॉपरेशन। नॉन कॉपरेशन को हम 3 हिस्सों में करेंगे। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इसमें दिया हुआ है व्हाई इट वाज लॉन्च्ड, हाउ इट वाज लॉन्च्ड एंड हाउ इट वाज एक्सेप्टेड। 3 हिस्से हैं आपके वहां पर। व्हाई इट वाज लॉन्च, या गांधी जी का आइडिया क्या था। गांधी जी ने बुक लिखी 1909 में, हिंद स्वराज। उसमें इन्होंने डिक्लेयर किया था कि अगर हम मतलब हम हिंदुस्तानी 1 साल के लिए इन अंग्रेजों के साथ कोऑपरेट करना बंद कर दे, सहयोग करना बंद कर दे, तो अंग्रेजी सरकार गिर जाएगी। इसको थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। नॉन कॉपरेशन को हिंदी में अगर बात करें तो वो है असहयोग आंदोलन, सहयोग ना करना अंग्रेजों के साथ, असहयोग। अब नॉन कॉपरेशन में गांधी जी का यह मानना था कि जो अंग्रेजी सरकार भारत में टिकी हुई है, उसके चंद लोग ही हैं जो ऊपर बैठे हुए हैं, वो व्हाइट पीपल हैं, बाकी सब लोग इंडियंस हैं। हम कोर्ट्स की बात करें तो जज हो सकता है गोरा हो, व्हाइट, लेकिन सारे लॉयर्स, सारे क्लर्क्स इंडियंस। आर्मी की बात ले लो, टॉप ऑफिसर्स माइट बी ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर, जितने भी सोल्जर्स हैं ऑल इंडियन। पुलिस एसपी के रैंक तक हो सकता है व्हाइट पर्सन हो, डीएसपी, इंस्पेक्टर, कांस्टेबल्स, ऑल इंडियंस। जितने भी सरकारी दफ्तर है उसमें सब में ऑल इंडियन, पटवारी भी ऑल इंडियंस। ओके, स्कूल्स में टीचर्स भी ऑल इंडियंस, स्कूल में बच्चे भी इंडियंस। तो कहा गया है कि अगर हम लोग इनके साथ कोऑपरेट करना बंद कर दें या इनके लिए हम काम करना बंद कर दें, तो ये लोग बहुत देर तक अपनी सरकार चला नहीं पाएंगे, तो इनकी सरकार कोलैप्स हो जाएगी और हम डील मारेंगे कि आप देश छोड़कर चले जाओ, हमें स्वराज दे दो। स्वराज मतलब स्वयं का राज, सेल्फ रूल, हम अपने आप इंडिया को चला लेंगे। तो ये गांधी जी का आइडिया था कि अगर हम कोऑपरेट ना करें और अगर ऐसा स्टैंड हम 1 साल तक लेकर रखें तो हम लोग स्वराज हासिल कर लेंगे। दैट वाज द वाई थिंग। हाउ लॉन्च कैसे करना है, इसके 3 स्टेप्स गांधी जी ने बताए। इट विल बी लॉन्च्ड इन स्टेजेस। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिटर्न टाइटल्स, जितने भी टाइटल्स अंग्रेजों ने इंडियंस को दिए वापस रिटर्न करो। एक एग्जांपल हम लेते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज जीतने की वजह से नाइटहुड का टाइटल दिया गया था। तो जब ये जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ, सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड का टाइटल वापस कर दिया था। इंडिया में हम टाइटल्स नहीं रखते, हम थोड़ी सी अगर बात करें तो राइट टू इक्वालिटी जो है उसके अंडर हम इंडिया में टाइटल्स अलाउड नहीं है। तो हमारे पास है अवार्ड्स, भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्मश्री, ये तो हम कर सकते हैं, लेकिन हम इंडिया में टाइटल्स नहीं देते। ब्रिटिश लोग लॉर्ड, सर ऐसे टाइटल्स देते हैं। तुम लोग ध्यान से सुना, जैसे सर रिचर्ड हैडली, सर डोनाल्ड ब्रैडमैन, तो ये सर लगाते हैं। इंडियंस किसी भी क्रिकेटर के साथ भले ही बहुत बड़े अचीवमेंट्स क्यों ना हो, कोई सर नहीं लगता। तो अंग्रेजों का रिवाज है टाइटल्स देने का। सबसे पहले काम है कि हम टाइटल्स रिटर्न कर देंगे, ऐसा तब डिसाइड करा गया। सेकंड कहा गया बॉयकॉट करो। बॉयकॉट ऑल सिविल सर्विसेज, आर्मी, पुलिस, एक्सेट्रा, स्कूल्स, कॉलेजेस, एवरीथिंग, इवन ब्रिटिश गुड्स, जो बाहर से कपड़ा लाकर इंडिया बेचा जाता था, उसको भी बॉयकॉट करो। सब कुछ का बॉयकॉट करो। और फिर भी अगर अंग्रेज हमें तंग करते हैं, हमारे ऊपर ताकत का इस्तेमाल करते हैं, तो हम लॉन्च करेंगे फुल सिविल डिसओबीडियंस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ब्रेकिंग सिविल लॉज। लॉ 2 तरह के होते हैं, सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ। सिविल लॉ जो थोड़े से कम सीरियस क्राइम्स के लिए होता है, लाइक क्राइम्स कहेंगे, कम सीरियस डिस्प्यूट्स के लिए होता है, लाइक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, मैरिज डिस्प्यूट, टैक्सेस। क्रिमिनल लॉ थोड़ी ज़्यादा सीरियस क्राइम्स, थोड़े नहीं बहुत ज़्यादा सीरियस क्राइम्स के लिए, मर्डर, किडनैपिंग एंड ऑल। तो उसका नहीं, गांधी जी ने कहा कि हमने जो है वो सिविल लॉ ब्रेक करने हैं, तो फुल सिविल डिसओबीडियंस। तो ये स्टेजेस में नॉन कॉपरेशन को लॉन्च करने की बात हुई थी। लेकिन इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे बहुत सारे इंडियंस, बिकॉज उस वक्त जो कांग्रेस थी, दे वर नॉट, कांग्रेस के बहुत सारे लीडर्स जो हैं वो रेडी नहीं थे, दे वर नॉट रेडी। उन्होंने कहा हम रेडी नहीं हैं, हम क्या करेंगे कि हम जो है हम इलेक्शंस लड़ना चाहते हैं। नवंबर में 1920 में इलेक्शंस होने वाले थे। उन्होंने कहा कि हम पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, इसीलिए भी नॉन कॉपरेशन में नहीं आना चाहते थे। दूसरा, वायलेंस। उनको लगा एक तो ये इलेक्शंस हो गए जिसकी वजह से सब कांग्रेस लीडर्स वर नॉट रेडी टू ज्वाइन, और ये वायलेंस। उनको लगा कि फिर से नॉन कॉपरेशन में भी
राउलेट एक्ट की तरह वायलेंस स्प्रेड हो जाएगी। तो कोई सहमति नहीं बन रही थी, लेकिन फाइनली इन द दिसंबर 1920 नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस एक कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला बना लिया गया अमंग सपोर्टर्स एंड ओपोनेंट्स और नॉन कॉपरेशन को फाइनली अडॉप्ट कर लिया गया। और उसके बाद जो है वो हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को हमारा सपोर्ट कीजिए एंड इसको आप ढंग से देख लीजिए एंड अपनी बुक के साथ टैली करके साथ में ही पढ़िए, अभी पढ़िए, सो दैट आपको ये कंसेप्ट जो है ज़्यादा अच्छी तरह ग्रास्प हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो तक। थैंक यू वेरी मच।